नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम जो यूपी ट्रिपल एससी का पैट है, उसका जो घटना चक्र वाली पुस्तक है, उसका टेस्ट नंबर 1 करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है विदिन 90 मिनट। क्योंकि आपको टाइम कितना मिलता है इसमें? 90 मिनट के हिसाब से ही टाइम मिलेगा और आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अंतर्जी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? अब देखो, अंतर्जी खेड़ा जो पुरास्थित स्थल है वो है आपका एटा जिले में। एटा जिले। और देखो, एटा जिला कहाँ पड़ता है? तो एटा जिला है उत्तर प्रदेश का एक जिला, तो इसलिए इसका आंसर क्या मिलेगा? अंतर्जी खेड़ा। और देखो, अंतर्जी खेड़ा एक स्थान है, लेकिन इससे यहाँ से देखो हमें साक्ष्य किसके मिलते हैं? हमें यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं लोहे के। लोहे के प्रथम साक्ष्य की खोज यहीं पर की गई थी। कब? 1000 ईसा पूर्व के आसपास। 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की प्रथम खोज यहीं पर हुई थी। और यहाँ के साथ साथ लोहे को गलाने की भट्टियां भी यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा ए, उत्तर प्रदेश। तेरा राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? देखो, राज्याभिषेक जो समारोह का विवरण दिया जाता है वो दिया जाता है ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद में मिलता है आपको। लेकिन अब क्या क्या है, उसने उसने यहाँ पर क्या नहीं दिए? उसने ऋग्वेद नहीं दिया, तो ऋग्वेद के क्या दे दिए? ग्रंथ दे दिए। तो ऋग्वेद के किस ग्रंथ में? ऐतरेय ब्राह्मण। तो जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, उसमें आपको क्या मिलेगा? राज्य समारोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। इसी को ही आप क्या कहते हैं? ऋषि पत्नी। ऋषि। और इसी ऋषि पत्तनम में क्या है? हिरण्य उद्यान। हिरण उद्यान। इसी सारनाथ के ऋषि पत्तनम में हिरण्य उद्यान में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? कोडिंग ऋषि को दिया था। कोडिंग ऋषि। इनको इन्होंने पहला उपदेश दिया था और इसी को ही हमने बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को ही क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन मतलब धर्म के चक्कर में क्या हुआ? परिवर्तन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण तो इसका सीधा आंसर है कि औरंगजेब ने करवाया था। कि औरंगजेब। लाहौर कहाँ है आपका? लाहौर है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। और औरंगजेब कौन था? औरंगजेब था मुगल वंश का शासक। मुगल शासक था ये। मुगल शासक प्रथम नहीं था। औरंगजेब देखो, मुगल शासन में जो आप देखेंगे स्थापना किसने की थी मुगल वंश की? तो बाबर ने। बाबर का पुत्र कौन होगा? बाबर का पुत्र होगा हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र होगा अकबर। अकबर का पुत्र होगा जहांगीर। जहांगीर। और जहांगीर का पुत्र होगा शाहजहां। शाहजहां और शाहजहां का पुत्र था आपका औरंगजेब। तो इसी ने बाद लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आंसर क्या होगा आपका? इसका मतलब कौन से नंबर का राजा था? 1 2 3 4 5 और छठे नंबर का राजा था ये। और छठे नंबर का प्रतापी राजा था, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक और जो मुगल वंश था वो अपने चरम कक्ष पर था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इसके बाद इसका पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। और इसी को ही बाद में क्या कर दिया गया था? 1862 में रंगून भेज दिया गया था। रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है? वर्तमान म्यांमार। और यहीं पर क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु होती है। आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? 1887 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन यहाँ पर हुआ। 1886 में क्या हुआ? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। और 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ। इसका मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन से नंबर के अधिवेशन में चुने गए थे? वो तीसरे नंबर के अधिवेशन में चुने गए थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, मद्रास में। नेक्स्ट सवाल, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को।
तो ये था यहाँ पर क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे? तो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड थे उस टाइम में वायसराय भारत के, वायसराय। इसलिए इन दोनों को क्या मिलाकर क्या कह दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको कह दिया गया। इंडिया पिटस एक्ट, चार्टर एक्ट, ये नहीं थे। हालांकि ये एक्ट थे लेकिन ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो ये कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई और उसके बाद कौन सी हुई। अब देखो यदि आपको इसकी डेट पता है तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब, 1919 में। अब आप मैच करा लीजिए। तो मैच कराएंगे तो क्या बनेगा इसका, जैसे सबसे पहले कौन हुआ इसमें, बंगाल विभाजन, तो इसका मतलब दो आएगा, ना तो ये आने वाला ना ये आने वाला। ये दो आ गया, दो के बाद क्या आएगा, एक, तो दो एक, ये भी खत्म। आपका आंसर क्या बना, सी। तो चंपारण, बंगाल विभाजन, चंपारण और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपकी क्रम तिथि थोड़ा सा इनकी याद रखना। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने थे? देखो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो प्रथम सचिव बने थे वो बने थे एनजी रंगा। ये आपके एनजी रंगा जो थे ये प्रथम महासचिव बनाए गए थे। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ऐसे एक महान काम किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। कब किया था? वो ये समय था लगभग जुलाई 1944 का। जुलाई 1944 में इन्होंने राष्ट्रपिता को संबोधित किया था। और कब, क्या, किस, कैसे किया था? ये रेडियो के माध्यम से किया था। रेडियो के माध्यम से इन्होंने इनको संबोधित किया था। नेक्स्ट सवाल, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? आप बताओ। देखो यदि आपने मैप अच्छे से ध्यान रखा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, वरना आंसर देने में बड़ी दिक्कत होगी। देखो यदि हम देखें सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। लगभग कितनी, 4096 किलोमीटर की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उसके बाद लगती है चाइना के साथ। चाइना के साथ कितनी सीमा लगती है यदि आप देखें, तो चाइना के साथ सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। उसके बाद आपका आता है पाकिस्तान, फिर आप देखेंगे उसके बाद तो क्रम शुरू हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे आप देखते हैं 55 MB है, इससे भी आप क्रम याद रख सकते हैं। देखो वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, वैसे पाकिस्तान, नैसे नेपाल, M4 म्यांमार, B4 ये आपका ये जो हो जाएगा आपका भूटान, और A4 हो जाएगा अफगानिस्तान। इसका मतलब अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है। तो आप 55 MB से भी इसको पूरा याद रख सकते हो कि किसके साथ कौन सा क्रम होगा। ये इनका क्या है, अवरोही क्रम बनता है यहाँ से। नेक्स्ट सवाल, नाथुला दर्रा स्थित है। देखो नाथुला दर्रा जो है वो यदि हम देखें तो कहाँ है, नाथुला दर्रा है आपका भारत में, और भारत में भी कहाँ, सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में मिलेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखो गिर जो है, गिर राजस्थान में नहीं है, वो आपका गुजरात में है। रणथंबोर महाराष्ट्र में नहीं है, वो राजस्थान में है। केबुल लामजाऊ मणिपुर में है। ये विश्व का सबसे पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। और यहाँ पर कौन मिलता है, सांघाई, सांघाई हिरन, इसकी विशेषता है। और ये पहला तैरता हुआ पार्क भी है। तो केबुल लामजाओ आपका आंसर बनेगा सी। साइलेंट वैली कहाँ है, तो साइलेंट वैली कर्नाटक में ना होकर कहाँ है आपकी, केरल, शांत घाटी बोलते हैं जिसे। ये सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम लगाइए। तो बढ़ती दूरी के अनुसार किस तरह से क्रम लगते हैं? देखो हमारे पास होता है, जैसे हम देखते हैं बुध, हमारे पास फिर क्या आता है हमारा, यहाँ देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके यहाँ पर क्रम बनता है आपका बढ़ते हुई दूरी के अनुसार। आंसर क्या बनेगा आपका, एक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये दूरी के अनुसार है। जैसे जैसे हमने सीधे सीधा बचपन से याद करता रहे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यहाँ तक आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखो इसका भी ध्यान रखना कि ये जो चार ग्रह हैं, ये इनको बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ये बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। और जबकि ये जो चार ग्रह हैं शुरू के, इनको संज्ञा किसकी दी जाती है, आंतरिक ग्रह की, आंतरिक ग्रह की। और यदि वो ये कहते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम बताइए, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मिलेगा आपको बृहस्पति, एक, शनि दो, ये अरुण तीन, और वरुण आपका चार। उसके बाद में नंबर आता है किसका, पृथ्वी का।
तो इसका मतलब क्षेत्रफल के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है कौन सा बड़ा ग्रह है, पांचवा बड़ा ग्रह है आपका। नेक्स्ट कह रहा है 19 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है। देखो 19 ईस्ट रीच जो होती है वो आपकी 19 ईस्ट रीच, ईस्ट रीच जो है वो आपकी हिंद महासागर में स्थित है। ये आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अभी ये रिज क्या होते हैं, रिज को, कटकों को ही रिज कहा जाता है। अब कटक क्या होते हैं, समुद्र के अंदर जो पर्वत पहाड़ होते हैं उन्हीं को ही कटक कहा जाता है, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और प्लस सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की सहभागिता होती है। सार्वजनिकता, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट, और सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट, इन दोनों की भागीदारी होगी, उसी को ही क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जहां पर क्या होता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जहां पर केवल निजी क्षेत्र काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। और जहाँ केवल सार्वजनिक क्षेत्र गवर्नमेंट ही काम करती है तो उसे कहते हैं हम समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। ठीक, तो इसलिए अब आंसर क्या होगा, देखो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, यस, दोनों मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होते हैं, नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। देखो सेबी कौन है, सेबी होती है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ, ये आपकी सेबी होगी। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन, देखो अजय त्यागी जो थे वो पहले थे, अब नहीं है, अजय त्यागी अब नहीं है, अब इनकी जगह कौन आ गई, माधवीपुरी बुच आ गए। इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, डी। अजय त्यागी, माधवीपुरी बुच ने किसका स्थान लिया है, अजय त्यागी का। और इसका काम क्या है, तो शेयर बाजार में, शेयर बाजार को, जो शेयर बाजार होता है हमारा उसको नियंत्रित करती है सेबी। तो शेयर बाजार से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उस सबको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, सेबी का होता है। मुख्यालय इसका मुंबई में है, मुंबई। नेक्स्ट सवाल, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। देखो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रोत्साहित दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्रोत्साहन मिला, उद्योग। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर बनेगा द्वितीय पंचवर्षीय में, आंसर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल, हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं, बताओ जरा, हरित क्रांति के जनक किसे कहोगे। देखो हरित क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है। हरित क्रांति क्या होती है, खाद्यान्नों को बढ़ावा देना, खाद्यान्नों की ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति ही क्या है आपकी, हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अच्छा भारत में देखो हरित क्रांति जो लागू हुई थी वो किस फसल के लिए लागू हुई थी, तो शुरुआत में हुई थी धान के लिए, लेकिन धान से हमें इतना क्या नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद में हमने किसको रिसर्च करा, फिर गेहूं पर, और गेहूं में हमें इस पर अच्छा खासा रिजल्ट मिला, और जिस कारण हम क्या हुए, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। जैसे गेहूं उत्पादन में आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब सभी क्या है, गेहूं उत्पादक राज्य। नेक्स्ट, भारत में इसके जनक कौन कहे जाते हैं, तो भारत में इसके जनक कहा जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। इसके जनक मतलब हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट आओ, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था एसबीआई, एसबीआई, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसका इंपीरियल बैंक से एसबीआई में कब इसका जो निजीकरण, वो बोलते हैं इसको, एक नाम दिया जाता है, एकीकरण नहीं, अर्थात इसको क्या कर दिया गया, इसको सरकारी बैंक बना दिया गया, कब, 1955 में। नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो वो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे, मतलब जो गठन हुआ था संविधान सभा का तो हुआ था 9 दिसंबर 1940 को। इसी दिन इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके जस्ट 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1940 को इसके स्थायी अध्यक्ष बन गए थे राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर तो होगा क्या, सी। यदि वो स्थायी पूछ ले तो राजेंद्र प्रसाद आंसर देंगे, और यदि वो अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। यदि वो कह दे कि पहले कौन थे, तो पहले भी आपके कौन बनेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा ही बनेंगे। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब देखो किस में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, देखो हमारे पास अनुच्छेद मिलते हैं 12 से 35,
इनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और मौलिक अधिकार हमें क्या कितने में दिए गए हैं? छह। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी आप देखते हैं यहाँ पर वो आपको अधिकार मिले हुए हैं। और वो सब के सब हैं कहाँ? वो सब के सब आपको मिलेंगे भाग 3 में। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है नीति निदेशक, और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता का वर्णन। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, ये आपको यहाँ पर वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, देखो आपका अनुच्छेद 44। अब देखो, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो एकमात्र राज्य ऐसा है गोवा, जहां पर क्या है? समान नागरिक संहिता लागू है, इसलिए आंसर क्या बनेगा? अनुच्छेद 44। अब ये अनुच्छेद 44 किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। इसका शॉर्ट में बोलते हैं डीपी एसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो ये आते हैं, और ये कब कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आपके 36 से 51, इसी बीच में आपको मिलेगा समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट सवाल, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? देखो, भारत में वित्त आयोग की जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, और यही इनको क्या करते हैं? शपथ दिलवाते हैं। और वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के 280, अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन आपको मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अधिभाग जोड़ा गया? तो अनुसूची जोड़ी भाग जोड़ा गया था, नौवां, नौवां भाग जोड़ा गया। इसके तहत 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में होता, और इसी के तहत ही क्या हुआ था? ग्राम पंचायतों का गठन हुआ, ग्राम पंचायतों का गठन प्रारंभ हुआ है इसे, मतलब गठन तो पहले से भी हो रहा था, लेकिन इन्हें क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा इनको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट सवाल, पारसेक किसकी इकाई है? देखो, पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है, ये लंबी दूरियों को मापने के काम आता है। जो हमारा पारसेक होता है वो लंबी दूरियां मापता है। नेक्स्ट सवाल, एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है। देखो, एक बात देखो, ये कोई सड़क है, ये अब ये सीधी है। अब ये बताओ कि गाड़ी इस पर चल रही है, इस पर गाड़ी इस तरह से चल रही है, और जब गाड़ी चल रही है तो कैसे चल रही है? एक सीधी रेखा में चल रही है। तो सीधी रेखा में चल रही है तो इसकी गति किस तरह की होगी? रेखीय गति होगी, सीधी सी। ठीक है। वक्रीय गति क्या होती है? जब एक वृत्ताकार मार्ग पर कोई कार चलती है तो उसे हम कहते हैं वक्रीय गति। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या बनेगा? सी। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, देखो समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वे होते हैं एक ही तत्व के वे जो समस्थानिक होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, प्रोटॉनों प्रोटॉनों की संख्या समान, लेकिन लेकिन इसी के विपरीत क्या हो जाता है? न्यूट्रॉनों की संख्या विभिन्न हो जाती है, भिन्न हो जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। वही क्या कहलाते हैं? आपके समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक की सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। इसका मतलब क्या है? वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। देखो, अब क्या बनेगा? तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। आंसर क्या बनेगा आपका? सी। और यदि वो पूछ ले कि संभारिक क्या होते हैं? संभारिक, संभारिक जस्ट इसका उल्टा कर दो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो जाएगी, तो क्या कहलाएंगे? आपके संभारिक कहलाएंगे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? देखो, आनुवंशिकी पर सबसे ज्यादा प्रयोग जो किए थे वो किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इसलिए इनको आनुवंशिकी का जनक, इसी कारण इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब जो जो आपके डार्विन है, डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था? देखो, जो डार्विन थे, डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट सवाल, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, जो सबका ब्लड ले सकता हो। तो इसका आंसर होगा क्या? एबी। एबी जो है वो सबका रक्त ले सकता है, और ओ क्या है? ओ जो है वो सबको रक्त दे सकता है, इसी कारण क्या है? इसको दाता की संज्ञा दी जाती है। दाता है ओ, ग्राही है एबी। नेक्स्ट, अब देखो कुछ मैथ के सवाल है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैथ के सवालों को, देखो इसका मतलब देखो, वो कह रहा है कि 775 इतने हैं, देखो कितनी बार गुणा लग रही है इसकी। देखो ऐसे मान लो इसको, इसे ए मान लो, इसे भी ए मान लो, इसे भी ए, इसे बी मान लो, इसे बी, और इसे भी बी मान लो। तो हमारे पास ऊपर क्या बना? ए की पावर 3 और प्लस बी की पावर 3। ठीक है। अब इसमें भी देखो, ये वर्ग है, तो ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसमें, देखो कैसे?
इसे ऐसे फिलहाल ऐसे मत ना करो, इसमें देखो जरा नीचे एक दशमलव लग रहा है, ऊपर दशमलव नहीं है, लेकिन संख्याएं समान सी नजर आती हैं। तो यदि आप इसमें भी दशमलव लगा लो ऊपर वाले में तो कुछ बन जाए। देखो दशमलव कैसे लगाते हैं, जैसे मेरे पास ये है 750। यदि मैं इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगाऊंगा, तो जैसे मैंने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो मुझे यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, जितने अंक के बाद दशमलव लगेगा उतने ही जीरो और भी लगानी पड़ेंगी यहाँ पर। क्यों, जब हम दशमलव हटाएंगे तो जीरो कहाँ बढ़ेगी, नीचे, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये 775 रह जाएगा। क्योंकि दशमलव लगाओ चाहे गुणा भाग करो, गुणा भाग या दशमलव आपको ऐसा लगाना है ताकि उसका मान ना बदले, इसलिए क्या करोगे, 77.5 और गुणा कितने लगाओगे, 10 की। ऐसे ही देखो, इसमें भी 77.5 गुणा 10 लगेगी, 77.5 गुणा 10 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका वो 77.5 गुणा 77.5 और गुणा आपका 77.5। तो यहाँ पर देखो कितने के गुणा कितने आ जाएंगे, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, तो कितने जीरो बनेंगी, तीन जीरो निकल कर आएंगी। ऐसे आप इसे देखो, 22.5 गुणा 22.5 गुणा 22 इसमें भी कितने की लगेगी, 1000 की। क्योंकि यहाँ से 1000 आप कॉमन ले सकते हो, तो यहीं से हम डायरेक्ट हटा सकते हैं इसको, और पूरे में कॉमन ले दो यहाँ पर। तो जब हम पूरे में 1000 कॉमन ले लेंगे तो बटे में नीचे कितना बचेगा, अब देखो सेम हो गया ये, 77.5 77.5 गुणा आप प्लस आपका 22.5 और गुणा 22.5 और माइनस 77.5 और गुणा 22.25, इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो, जो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 होता है ना हमारे पास, ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, और क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना, ये बनता है। अब नीचे क्या है, नीचे तो देखो इसे भी आप ए मानोगे, ये भी ए है, ये ए बी है, ये भी बी है, ये ए है, ये बी है। तो नीचे क्या बनना है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना, माइनस बनना है आपका ए बी। तो इस तरीके से जो ये नीचे बनना है ये हमारा नीचे यहाँ बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना है, तो ये दोनों यहाँ से खत्म हो जाते हैं, तो बचा कितना आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब कितना, 1000 तो आपके पास है ही, 77.5 और प्लस कितना, 22.5 को जोड़ दो। तो यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 1000। तो 5 और 5 10, 7 और 2 8, 7 और 2 9 और 1 10, एक अंक के बाद दशमलव, 7 और 2 9 और 1 10, तो अब इसकी गुणा लगा लो तो कितना बनेगा, 1 लाख। अब आपको क्या करना है इसमें, इतना नहीं करना, बस दशमलव लगाकर क्या करना था, बस इन दोनों को जोड़ लेना था। दशमलव कितने अंक पर लगा, 3 अंक पर, तो 3 अंक बने तो 1000 बन गया, और 1000 के बाद में इनको केवल जोड़ना होता है, ए और बी को, ए और बी को जोड़ लेना और आंसर आपका निकल जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, नेक्स्ट कह रहा है, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम कितना बनता है, 782। फिर कहता है यदि उस संख्या के में पहले 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी कर दी जाए, तो क्या इससे परिणाम क्या होगा। देखो परिणाम क्या होगा, मान लो कोई संख्या थी है, इसमें जब आपने 100 जब आपने 15 की वृद्धि करी तो कितने की हुई, 115 बटे कितना हो गया, 100। फिर आपने क्या होगा, कमी होगी 15 की तो कितनी होगी, 85 और बटे कितना हो गया, 100। और ऐसा करने पर ये जो संख्या बनी वो कितनी रिजल्ट निकाल ली है, 782 का। ठीक, एक तो हमारे पास ये, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखो काट लो किसी से, काटना क्या, 5 से तो काट लो, देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 से 20 बार, 5 से काटो इसे 13 पंजे, और 5 है एकम, 5 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा ये 20 बार। अब इसे काट लो, देखो कितने बार कटेगा, क्या ये 17 से कट जाएगा, वो चेक कर लेते हैं, 17 एकम 17 चौका 68, 8, कितने बचे 10, 17 छिक्का 102। तो इस तरीके से जब आप इसे काटोगे और गुणा लगाओगे तो जो x का मान निकल कर आएगा आपका, वो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 800। तो इस तरीके से आप इसका x का मान निकालेंगे 800। अब देखो, अब 800 पर आपको क्या करना है, पहले 800 पर आपने क्या करा है, 800 पर करा है 25% की कमी, तो कितनी बनी, 75/100। फिर क्या हुआ, 25% की वृद्धि, तो 125/100 से ऐसे रख देता हूँ। और फिर क्या हुआ आपका, फिर बनेगा आपका 20% की कमी, तो 80 और बटे क्या आएगा, 100। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से तो इसके 2 जीरो यहीं काट लो, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से आपका 5 खत्म, 4 से आपका 4 बचा, कितना ऊपर 75 रहिए 8, तो 8 पंजे कितना हो गया 40, और 8 सत्ते 56, और ये बना आपका 600। तो आंसर क्या बनेगा आपका, नेक्स्ट कहता है
यदि आप इसे डायरेक्ट सोचें तो इसका तो आंसर आएगा 2। लेकिन ये आएगा कैसे वो देख लो जरा। कैसे? इसे जरा ए मानो, इसे बी मानो, तो इसे ए और ये बी। तो ये क्या है ए, ये भी ए, और ये क्या हो गया आपका बी, और ये भी आपका बी। फिर आप इसे देखें तो ये क्या बनना है, ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग, और बटे कितना बनना नीचे ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर। जरा इनके होल वर्ग खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2ab बनेगा, और नीचे कितना चल रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो 2ab से 2ab खत्म, क्या बचा ए स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, तो कितने हो गए 2a स्क्वायर प्लस कितना बी ये रहा, और बी आपका ये रहा, तो कितना बना 2b स्क्वायर, और बटे कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जरा दो कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कटा बचा कितना दो। तो ऐसे सवालों का आंसर हमेशा 2 आता है, और यदि यहाँ पर देखो बीच में माइनस होता तो इस सवाल का आंसर आता हमेशा 4। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस ये आपको आइडिया रखना है दिमाग में। इस तरह से सॉल्व नहीं करने सवाल, यदि ऐसे सॉल्व करने लगे तो टाइम लग जाएगा बहुत सारा। नेक्स्ट, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। कह रहा है 37.2% को निम्नलिखित में से किस भिन्न द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखो 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 प्रतिशत है, प्रतिशत हटाओ, तो 75/2 और गुणा कितने की लगेगी 100, तो 25×3 = 75, 25 × 4 = 100, 3 ऊपर और 4 दूनी कितने बनेंगे 8, तो 3/8 आपका आंसर। नेक्स्ट, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 है। तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। चलो देखो, हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास पास्ट होता है, हमारे पास प्रेजेंट होता है, और हमारे पास क्या होता है फ्यूचर। चलो बाद का। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए है और बी यहाँ है कोई, ए और बी की वर्तमान आयु आयु कितनी है 9:10 थी, पास्ट में थी वो 9:10। इसे 9x मान लो, इसे 10x मान लो। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद। अब बताओ कि जब 4 वर्ष बाद इसे लेकर आओगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले इसे प्रेजेंट में लेकर आना पड़ेगा। अभी ये जो पास्ट वाली दिखाई है कितने के वर्ष पहले दिखाई है 8 वर्ष की, तो इसमें क्या कर लो 9x प्लस 8 और 10x क्या करोगे प्लस 8, ये हम प्रेजेंट में लिए। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें भी जोड़ लो, 4 इसमें भी जोड़ लो, तो 9x और 8 4 कितने हो गए 12, ऐसे ही 10x और 8 4 कितने हो गए 12। अब कह रहा है कि ऐसा करने से जो अनुपात बनना है वो कितना बनना है 12:13, जहां बराबर करने के लिए बोलेगा वहीं बराबर कर दो, तो 12/13। तो क्रॉस गुणा लगा लो, देखो कैसे लगाओगे, इन दोनों का अंतर ले लो। जैसे 13 निम्मा कितने होते हैं 117, इसकी तो गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो 13 निम्मा 117 और 12 धाई कितने हो गए 120। तो 120 और 117 में अंतर कितने का 3x का। ऐसे ही इसे लिखो, 13 में 12 की गुणा लगाओ, 12 में 12 की, तो 13 में 12 की गुणा लगाओगे तो कितना आएगा 12 × 36, और 12 कम 12, 3 15 156, और जब 12 में 12 की गुणा लगाओगे तो कितना बनेगा 144, 6 में से 4 गए 2, 5 में 4 का 1, तो 3x का मान कितना आया 12, तो 3 चौके कितना बना 4, x बराबर कितना बन गया 4। अब देखो वर्तमान आयु निकालो जरा इनकी, तो वर्तमान आयु कितनी है ये, तो x का मान ठाकर 4 आप यहाँ भी रख दो और यहाँ भी रख दो, तो 9 चौके 36, और 36 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 44। फिर कहता है, अब किसकी पूछ रहा है वो, ये देख लो पहले, सी की वर्तमान आयु क्या होगी यदि ए से वह 6 वर्ष अधिक है, मतलब ए से वह 6 वर्ष बड़ा है, तो ए की जो वर्तमान आयु निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 44 वर्ष। इसमें 6 और जोड़ दो, तो 6 और जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा आपका 50, तो आंसर क्या बनेगा आपका ए। नेक्स्ट, इस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, देखो शुद्ध वर्तनी निकालनी है, हिंदी से टॉपिक स्टार्ट हुआ है आपका। तो हिंदी में देखो, अनुग्रहित ऐसा नहीं लिखा जाता, ना ही ऐसा लिखा जाता है, और ना ही अनुग्रहित होता है ये, इसमें रे वाला लगता है, जैसे गैग रे वाला होता है ना, अनुग्रहित वाला रे लगता है, रे ऋषि वाला। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो बसंत किसने लिखा है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है आपकी, वीरों का कैसा हो बसंत। नेक्स्ट सवाल, जिसकी पूरब से कोई आशा न की गई हो, देखो जिसकी पूरब से कोई आशा न की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। अपरिमेय किसे बोलते हैं, जिसे मापा न जा सके, जिसे मापा न जा सके। नेक्स्ट सवाल, फिर कह रहा है अकाल का पर्यायवाची क्या होगा, तो अकाल का पर्यायवाची क्या होगा, सोचो और बताओ। देखो अकाल का पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं समान, काल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। आंसर बनेगा आपका ए। और जैसे इसके और भी हो सकते हैं, जैसे आप देखें
दुष्काल भी कह सकते हैं आप इसको, और इसको और भी हो सकता है जैसे भुखमरी। इस तरह के भी आंसर निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? देखो, आकाश का होता है पाताल, उल्टा होता है, विलोम पूछता है हमेशा उल्टा, तो आकाश का होगा आपका पाताल। आपका आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट वन, तो देखो इंग्लिश के सवाल आए कुछ। तो पहले देखो, या तो दो तरीके होते हैं, या तो पहले रीडिंग कर लो किसकी, पैराग्राफ की, और या फिर पहले क्वेश्चनों को पढ़ लो। तो पहले कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। लेकिन यदि आप क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे तो एक पैराग्राफ पढ़ते समय फिर आपको आइडिया रहेगा कि हमें सवाल कहाँ से पूछा है। तो देखो, पहले इसका पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं आज। कह रहा है कि बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड बाई दीज मैगजीन, दीज अमेजिंग पीपल, आई हैड टू क्लीनेस माई फीट, I know my weakness. I just last week, Facebook memories reminded me of pizza party I did had 2 years ago and I ended up ordering chicken dominator, the garlic breadsticks and jalapeno cheese dip. So much for day one of tough to 5K training. I stay right on that cuff. So far I have unfold BuzzFeed taste made even their adorable tiny kitchen, and several people who have the enviable advantage of being able to eat as much as they want, not put on weight. By my calculations, dark chocolates healthy, so I am still following Earth Low, Basket and Monsoon and company. When I finally found a gym I liked with the best trainers I have had, I an unabashedly shared of my workouts every day. From saying away from bull length pictures, I reached a point where I could share videos of myself deadlifting and doing back squats with a barbell across my shoulders. It gave me accountability. I challenged myself to go to the gym for 30 classes straight, and I did it, which reminds me it's time to start a new challenge. यार इसके क्वेश्चन होता हूँ। वो कह रहा है आपसे, यदि हम क्वेश्चनों को देखें, कि पोस्ट से रिलेटेड, पोस्ट रिलेटेड विच टॉपिक टच द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम द हर फीड। तो कह रहा है कि किस राइटर जो है वो किसकी चाह कर रहा है, रिमूव की, रिमूव किसे चाह करने की कर रहा है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, पीछे पढ़ा था कि हमने फूड, वो कह रहा है कि फूड को यदि रिमूव कर दिया जाए तो जिम से आपको अच्छी खासी क्या होगी, फायदा होगा। मतलब जो फूड का मतलब ये नहीं कि आप रोटी भी खाना छोड़ दें, जो आपके फास्ट फूड वगैरह होते हैं, तो ये उनकी बात कर रहा है, तो इसलिए आंसर क्या बनाओगे आप इसका? डी। नेक्स्ट, व्हाट हैज द राइटर सक्सेस्ड इन डूइंग। राइटर क्या रहा है, कि राइटर ये चाह रहा है कि आप किसमें सक्सेस ज्यादा हो सकते हैं। ध्यान रखना, आपको आंसर अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ही देना है जो आपने पढ़ा है। तो इसका आंसर देखो, लॉस्ट द डिजायर वेट, ऐसा है नहीं, वो लॉस नहीं कर सकता। वो क्या वजन को कम करने की इच्छा चाह रहा है? नहीं। सक्सीड इन ओवरकमिंग टेम्पटेशन इन ऑर्डर पिज्जा, नहीं। वो कह रहा है कि अटेंड द 30 जिम्स क्लासेस विदाउट ए ब्रेक, हाँ जी, कि बिना ब्रेक करे आप 30 डेज के लिए जिम ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर क्या होगा, आप क्या हो जाएंगे, सक्सीड हो जाएंगे अपना वेट कम करने के लिए। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज ऑफ रिलेटेड टू चॉकलेट। देखो, कौन सा रिलेट है, देखो अर्थलोफ है, हाँ जी अर्थलोफ है, बाकी बज टेस्ट और आपका टेस्ट मेड और टिनी किचन ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए। गिव द सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अलार्म, अलार्म का मतलब होता है खतरा। जैसे कभी कभी हॉस्पिटलों में देखा होगा आपने कि अलार्म बज जाता है एकदम, तो वहां पर क्या होता है, खतरे का संकेत देता हुआ अलार्म। तो यहाँ भी क्या होगा, वेक का मतलब रिंग बजाना, साउंड सुनना, वेक उठना, तो पैनिक हो जाता है। पैनिक का मतलब हलचल मच जाना, एकदम पैनिक हो जाना किसी चीज को देखकर। जैसे आप वो सतर्क हो जाते हो ना खतरा जानकर, तो वही है आपका पैनिक वाला सिस्टम। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? सी। गिव द एंटोनियम, एंटोनियम होता है विपरीतार्थक शब्द। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा। देखो इंग्लिश का मतलब आप इंग्लिश में निकालोगे तो बेहतर रहेगा आपको। तो कंप्लीट का मतलब क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या बनेगा आपका? अब वो पूछ रहा है एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है पार्शली, पार्शली का मतलब होता है थोड़ा बहुत। कैसे कह दो कि आपने कोई काम कर लिया, भाई काम हो गया, हाँ जी पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई कह रहा पार्शली हुआ है जी, इसका मतलब वो थोड़ा बहुत ही हुआ है अभी, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? बी।
प्लेंटीफुल का मतलब होता है पूरी मात्रा में, बल्क पूरी मात्रा में, वैकेंट पूरी मात्रा में एकदम। तो इसलिए ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ए सी और डी जो है वो आपके सिनोनियम को दर्शाते हैं, इसलिए आपका एंटोनियम क्या बनेगा, आपका बी, पार्सली। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब देखो रीजनिंग कहता है, प्रफुल्लित का मतलब होता है यदि कोई खुश है तो वो उदास है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई शांत है तो इसमें देखो, शांत है तो क्या करेगा, निराकरण करेगा नहीं, राहत देगा नहीं, धीरज रखेगा नहीं, भड़केगा। शांत का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये प्रफुल्लित है, ये उदास है, ये एक दूसरे के क्या है, विलोम, इसलिए क्या बनेगा, यहाँ भी शांत का करने का मतलब क्या होगा, भड़काना, एग्रीवेट करना। नेक्स्ट सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में मदर को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सेठ को क्या लिखा जाएगा, तो कैसे, इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। एम कितने पे होता है, 13 पे, ओ 15 पे, टी आपका 20, H8 I5 और R8। अब आप देखो ये कितना है, 17, डी आपका कितना होता है, 4, 7, एस आपका 19, एन 14 और एल आपका कितना होता है, 12। ये अब आप देखो इसमें कुछ, क्या आपको रिजल्ट निकलता है, आपको यदि रिजल्ट निकलता है तो क्या रिजल्ट निकलता है, बताओ जरा। तो इसने करा क्या है, इसने जो शुरू वाला वर्ड पकड़ा है ना, ये अंत में ले गया इसको, एक क्या कर दिया इसमें, 13 से वो कितना ले गया, माइनस कर दिया, एक माइनस कर दिया उसने। अब ऐसे देखो ओ 15 है और नीचे क्या है आपका 14 है, तो कितना माइनस करा इसने, एक। ऐसे ही T20 है, एस कितना है 19, तो इसका मतलब क्या है, हर बार एक कम करके ले रहा है, तो SH, E, A, TH। अब देखो इसमें एस कितना होता है 19, H8, E5, A1, T20 और एच आपका 8। 19 को आप लास्ट में ले जाओ और एक कम कर दो, तो कितना आएगा 18। 18 पे क्या होता है आपका आर, लास्ट में देखो किसी में आर है, देखो ना तो इसमें आर है, ना ही इसमें आर है, ना ही इसमें आर है, तो आंसर क्या बनेगा, ए। इसी तरीके से आप एग्जाम में सेट करेंगे सवालों को, बाकी घर बैठकर तो आप चेक कर सकते हैं पूरे को, सब में एक एक माइनस करके देख लेना। नेक्स्ट। एम की पत्नी एन की पुत्रवधू है, भाई यदि वो कहता है कि एम की जो पत्नी है वो एन की पुत्रवधू है, ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल है, देखो कैसे निकालेंगे। देखो एम की कोई पत्नी है, वो एन की क्या है, वो पुत्रवधू है, ठीक है। पी ओ का पति है, और जो एम की बहन है, पी का एन से क्या संबंध है, देखो कैसे निकालेंगे। यदि हमारे पास मेल होता है तो उसके लिए हम प्लस का चिन्ह करते हैं, और यदि कोई हमारे पास फीमेल होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइनस चिन्ह, ठीक है। इसी तरह से करेंगे। एम की पत्नी है, इसका मतलब एम क्या होगा, एम प्लस होगा, एम की कोई पत्नी होगी, यहाँ पर जो ये पत्नी है ना वो एन की क्या है, पुत्र वधु है, इसका मतलब पुत्र वधु किसकी होगी, वो पुत्र की वधु, मतलब ये जो है ना एम, इसके कोई पेरेंट्स भी होंगे, मान लो इसके फादर ये हैं और इनकी कोई पत्नी भी होगी, इनकी कोई पत्नी भी होगी, तो ये जो है ये एन की पुत्र वधु है, एन मान लो इसको, या एन को आप इसे मान लो, ये एन की आपकी क्या होगी, पुत्र वधु। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। अब कह रहा है पी ओ का पति है, पी जो है, कोई पी है, वो ओ का पति है। अब जरा इसे यहीं रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। जो एम की बहन है, को जो एम की बहन कैसे, इसे ऐसे देखो, इसे देखो, पी ओ का पति है, तो कोई पी है और वो ओ का पति है, तो इस तरह का सिंबल बना लेते हैं दोनों, ओ का पति है, तो ये क्या है, ये ओ का पति है, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक। अब कहता है जो एम की बहन है, कौन, ये ओ जो है ये एम की बहन है, इन दोनों में कैसा है, भाई बहन का रिलेशन बनेगा, ठीक। अब कहता है पी का एन से क्या संबंध है, ये जो पी है, इस एन का क्या लगता है। अब एक बात सोचो, ये जो एन है, ये एन का लड़का, एन का पुत्र कौन है, एम। और एम, जब ये एम और ओ दोनों भाई बहन हैं तो ये क्या होगी, इसकी पुत्री होगी। और जब ये पुत्री होगी तो जो ओ का जो विवाह हुआ है किसके साथ, पी के साथ, तो पी का संबंध क्या होगा, एन के साथ में, तो वो क्या बनेगा, वो कह रहा है कि पी का एन से क्या संबंध है, इस पी का एन से क्या संबंध है, तो पी क्या लगता है इसका, दामाद। इसलिए आंसर क्या बनेगा, सन इन लॉ, दामाद आपका आंसर होगा। नेक्स्ट। तो देखो ये कह रहा है 31 जनवरी 2007 को प्रथम सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो इस तरह के सवालों को याद करने के लिए तीन चीजें आपको याद रखनी होगी। एक तो सेंचुरी का कोड, ये क्या होगा, जैसे सेंचुरी का कोड मैंने दिया है। सेंचुरी कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या को हम जो 400 से भाग देते हैं तो वो सेंचुरी मानी जाती है। जैसे अब दो देखो सेंचुरी 400 से भाग देने पर आपको क्या मिलेगा, या तो आपको 100 मिलेगा जो शेषफल बनेगा, या फिर वो 200 बनेगा, या फिर 300 बनेगा, या पूरा पूरा कट जाएगा तो जीरो बनेगा। यदि हमारे पास 100 आता है तो कोड लेंगे 4, 200 आता है तो कोड लेंगे 2, 300 आता है तो कोड लेंगे 0, और यदि 0 आता है तो कोड लेंगे कितना, 6। ऐसे ही ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 4 2 हैं, देखो 144 025 036 और 146, डायरेक्ट याद रख सकते हैं 144 025 036 और 146, ये क्या है,
ये एक जो है जनवरी का है, 4 फरवरी का है, 4 मार्च का है। इसी तरीके से आप आगे तक बढ़ेंगे इसमें लेकर, और कहाँ तक आ जाएंगे, दिसंबर। और जब हम शुरुआत करते हैं अपने दिनों की, वो हम मानते हैं संडे से। संडे को हम एक मानेंगे, मंडे को दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से कोड निकालेंगे। अब देखो, हमें सबसे पहले वो कह रहा है कि 31 जनवरी 2007 का निकालना है। हमें दिन कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए हमें पहले निकालने होते हैं दिन, फिर निकालने होते हैं मंथ, और फिर निकालने होते हैं क्या, ईयर, और फिर निकालने होते हैं आपको क्या, लीप ईयर, और फिर निकालनी होती है आपको सेंचुरी, कितनी सेंचुरी बननी है। और इन सबको क्या कर देते हैं, 7 से दे देते हैं भाग। जैसे दिन कितने बनने हैं इसमें, 31, तो 31 प्लस महीना, महीना है जनवरी, जनवरी का कोड क्या है, 1, इसलिए आंसर क्या क्या जोड़ेंगे, 1। ऐसे ही अब देखो ईयर, ईयर में आपको लास्ट की दो संख्याएं देखते हैं। लास्ट की दो संख्याएं कितनी है, 7, तो 7 और प्लस लीप ईयर कितने, जो हमारी लास्ट की दो संख्याएं होती हैं इन्हीं में ही 4 से भाग लगाकर देखा जाता है, तो जो हमारा भागफल आता है वही लीप ईयर की संख्या बताता है। तो कितने लीप ईयर, 1। उसी तरीके से सेंचुरी कोड, अब देखो सेंचुरी कोड क्या मतलब, जो हमने इसके तो हमने निकाल दिए, बचा कितना, ये 2000। और 2000 को जब 400 से भाग दोगे तो कितना आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। और इसलिए जब जीरो कोड आएगा, जब जीरो बनेगा तो उसका कोड क्या लेंगे हम, 6। और 6 ये कितना, 7। इसे या तो ऐसे ही कर लो, देखो 6 और 1 7, ये 7 7 खत्म, तो यहाँ कितना बचा, इसको 7 से भाग दे दो, 7 चौके 28, 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5। ओह, 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा, सॉरी, शेषफल बचेगा आपका 3। और 3 प्लस 1 बराबर कितना बना, 4। ये हमारे पास 4 शेषफल बच रहा है। यदि हमारे पास 4 शेषफल बच रहा है तो बताओ इसमें 4 कोड किसका है, बुधवार का। आंसर क्या बनेगा आपका, बुधवार। देखो ये पूरा डिटेल से नहीं बताया जा सकता क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। तो यदि आपको डिटेल से देखना है तो उसके लिए मैं वीडियो डालूंगा, उसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, 4 शब्द दिए गए हैं, तीन में से जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस तत्व को पहचानना है। तो वैसे वो कहता है आपसे, त्वचा विज्ञान, वक्रक विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, कवक विज्ञान। देखो ये कहीं ना कहीं मानव शरीर से संबंधित है, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी। जबकि माइकोलॉजी जो है वो कवक विज्ञान से संबंधित है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये मनुष्य से अलग हो जाती है थोड़ी सी, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, डी। 11 जुलाई 2022 में स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक हुआ है। किसका हुआ है, तो ये हुआ है आईएनएस विक्रांत। और ये भी ध्यान रखना है कि 2 सितंबर को इसे सेना में शामिल भी कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 2022 को। ठीक, नेक्स्ट, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। देखो ये जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था, ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। ये आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, 53वां। 53वां कहता है कि अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। देखो अग्रदूत समाचार पत्र जो शुरुआत होती है उसकी, वो असमिया भाषा में शुरुआत होती है। इसका मतलब कहाँ शुरू हुआ होगा, ये असम में, असम में हुआ था। और ये कैसी पत्रिका थी, द्विसाप्ताहिक। द्विसाप्ताहिक का मतलब होता है कि 2 सप्ताह बाद प्रकाशित होती थी। ऐसे नहीं होती थी जैसे रोजाना हो जाती है, डेली नहीं होंगी ये आपकी। ठीक, इस समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी, इस समाचार पत्र की स्थापना की थी कनक सेन डेका ने। कनक सेन डेका, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन सा इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है। देखो ये जो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, ये इसमें शामिल नहीं है। फ्रंट का सवाल है, अच्छा सवाल है यार। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, ये निजी क्षेत्र के बैंक है। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। देखो महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं राहुल नार्वेकर। को इस तरह के सवाल पहले नहीं आते थे, अब इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। पीछे जो 2022 वाला यूपीपीसीएस का सब पेपर हुआ था, उसमें भी उसने कुछ इस तरह के सवाल पुटअप किए थे। नेक्स्ट, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत का जो स्थान रहा इसमें, भारत का स्थान रहा इसमें 135वां, जारी वैश्विक शांति सूचकांक में। अब यार ये ध्यान रखना कि इसे जारी कौन करता है, तो ये जारी की जाती है इसके द्वारा, आईईपी के द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो भारत का स्थान रहा इसमें 135 में। और जो शीर्ष देश रहा इसमें आइसलैंड, आइसलैंड। ठीक, और सबसे निचले स्थान पर कौन रहा, तो सबसे निचले स्थान पर रहा इसमें अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का स्थान था इसमें 163वां। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान
NTRI का कहाँ स्थापित किया गया है? देखो, ये स्थापित हुआ है नई दिल्ली में, जनजातीय संस्थान। नेक्स्ट सवाल आपका, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? देखो, जो गवर्नमेंट समिट हुई थी उसका आयोजन हुआ था दुबई में। और दुबई कहाँ है? दुबई है यूएई, एक अमीरात है यूएई का, इसे बोलते हैं यूनाइटेड अमेर यूएई, तो यूनाइटेड एमिरेट्स बोलते हैं इसको, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी ये मीटिंग आपकी। नेक्स्ट, अब यदि आपको इसकी थीम याद रखनी है तो थीम याद रख सकते हैं इसकी, शेपिंग, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। कुछ चीजें तो देखो याद रखनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना प्रारंभ की गई? देखो, सुरक्षा मित्र परियोजना जारी की है किसने? केरल सरकार ने। केरल सरकार ने क्यों की है, इसका कारण क्या है? देखो, जो आपके वो होते हैं ना मोटर वाहन, मोटर वाहन के तहत, जैसे निर्भया योजना थी, उसी को ध्यान में रखते हुए इसी तरीके की ये क्या चलाई गई है, सुरक्षा मित्र योजना चलाई गई। यदि किसी की दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कोई, तो उसको तुरंत क्या होगी, मेडिकल स्वास्थ्य चिकित्साएं दी जाएंगी। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? देखो, इसका नाम रखा गया है CTP, ये ध्यान रखना। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 61, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्या, इसलिए बोलेंगे म्यांमार क्या। रिंगिट नहीं है, डोंग नहीं है, रियल नहीं है। नेक्स्ट सवाल, घुमरा, घुमरा जो है आपका वो कहता है कि लोक नृत्य है किसका? देखो, घुमरा जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है, आंसर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? देखो, कलिम्पोंग हिल स्टेशन है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सवाल, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में देखो 28 राज्य हैं। ये ध्यान रखना कि 5 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इसी वजह से क्या हुआ, जो पहले 29 संख्या थी 2019 तक, वो घटकर क्या होगी, अब 28 होगी। और 28 राज्य और जो आपके यूनियन टेरिटरी है, यूटी जो है वो आपकी 8 है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है नई दिल्ली में स्थित, का आंसर बनेगा सी। किसने इसका उद्घाटन किया था? तो PM हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, सार्क का सचिवालय क्या है? देखो, सार्क जो है SAARC बोलते हैं, सार्क का सचिवालय कह दे, वो आपसे मुख्यालय कह दे तो कहाँ है? नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट सवाल, सार्क जो होता है, सार्क की फुल फॉर्म देखो, ये होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। भारत के पड़ोसी ही देश होंगे, जैसे पड़ोस में कौन कौन है, जैसे पाकिस्तान, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? देखो, 2000 जुलाई 2022 में जो फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है, सिनी शेट्टी ने जीता है। इंपोर्टेंट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल, कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस जो मनाया जाता है आपका, वो मनाया जाता है 29 जून को। ठीक। नेक्स्ट सवाल, पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो BCCI है, मतलब इसका मतलब किससे संबंधित होगी? क्रिकेट से संबंधित होगी। तो देखो, इसका आंसर होगा विनोद राय, इसने लिखी है, तो इसके जो राइटर होंगे वो विनोद राय होंगे। जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी 4 ग्रैंड स्लैमों में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया? तो ऐसा कारनामा क्या है? नोवाक जोकोविच ने। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट सवाल, तो देखो गद्यांश आ जाता है हिंदी का, या तो सवालों को पढ़ लीजिए या फिर पहले गद्यांश को ही पढ़ लीजिए। तो चलो देखते हैं, पहले गद्यांश को ही पढ़ते हैं, वरना फिर हमें पीछे हटना पड़ेगा। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे,
घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता तो वे एक स्थान पर ही रहते। तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। घुमक्कड़ी मतलब घुमक्कड़ी जीवन जियो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, दक्षिण में बाली द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। नेक्स्ट, अब देखो इसके सवाल देख लेते हैं जरा। जरा घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो दो चीज आती है, एक तो आता है उपसर्ग और एक आता है आपका प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, देखो ध्यान रखना, इसे ऐसे तोड़ना, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगता है, ये शब्द के पहले लगेगा, और प्रत्यय जो होगा ये बाद में। अब देखो इसे तोड़ो, ऐसा तोड़ना कि दोनों का अर्थ कम से कम पहले का तो अर्थ निकल ही जाए। और घुमक धन अक्कड़, कौन सा प्रत्यय होगा? ये बाद वाला। तो इसमें अक्कड़ जो होगा वो क्या होगा? प्रत्यय क्या होगा? अक्कड़। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो देखो यदि पैराग्राफ को ना भी पढ़ते तो अभी आपका काम बन जाता। तो यदि किससे संबंधित है? ये जीएस से। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। आंसर। नेक्स्ट, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? अब ये ध्यान रखना कि इसे भी तोड़ना है। संधि क्या होती है? संधि विच्छेद कर दो। तो स्वच्छंद, स्व छंद, स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? तो स्व धन क्या करोगे? छंद। तो स्वच्छंद में आपकी संधि जो बनेगी वो आपकी बनेगी व्यंजन संधि। आंसर होगा क्या? बी। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो बुद्धत्व जब प्राप्त किया महात्मा बुद्ध ने तो अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष। देखो पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? देखो श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म होते हैं वैदिक धर्म से संबंधित। नेक्स्ट, दूसरा पैराग्राफ पढ़ लो चाहो तो इसको भी। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा, बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार है और वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक सबसे छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को एक, दो और तीन जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीजें से संबद्ध कर पाते हैं तो शायद शून्य को समझाना बहुत आसान होता है। अब देखो जरा क्वेश्चन को देखो, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? अब आपको यहाँ पर रिजल्ट निकालना है। देखो, शून्य प्रकृति प्रदत्त है? नहीं, प्रकृति प्रदत्त नहीं है, मानव निर्मित है, यह एक आर्टिफिशियल है। शून्य मानव जनित आविष्कार है? यस, शून्य एक मानव जनित आविष्कार है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए ही बनेगा, बी। संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? तो संख्याओं के संदर्भ में सबसे छोटी अवधारणा कठिन है कौन सी? शून्य एक से छोटा है। कैसे डिसाइड करोगे कि शून्य एक से छोटा है? ये आपके आंसर होगा सी। फिर कह रहा है कि विश्व में किसने पहल शून्य की संख्या के रूप में मान्यता दी? तो ये ऐसा काम करने वाला केवल अपना प्रिय देश भारत ही था। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय क्या है? देखो, यह दिखाई नहीं देता, ठीक है, परंतु इसका अस्तित्व है। बिल्कुल, कोई चीज शून्य है लेकिन दिखाई नहीं देगी, लेकिन क्या है? वास्तव में उसका अस्तित्व है। संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है? नहीं है। यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द में सुन नहीं सकते, ये भी नहीं होगा। यह अदृश्य है पर इसे सुन नहीं सकते, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट सवाल, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक क्यों नहीं समझा? शून्य क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? देखो, मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता का न होना। ये पैराग्राफ में एज इट इज ऐसी लाइन लिखी हुई है। तो मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता का न होना ही आपका क्या होगा? आंसर। इसे भी काट सकते हैं, इसे भी और नेक्स्ट सवाल। अब देखो,
यहाँ से आपके मैथ स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो आपका डीआई है, डीआई का मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, और आपका पाई चार्ट है। यहीं से आपके सवालों के आंसर निकलेंगे, और आपको पैराग्राफ कितने दिए जाएंगे, 2 डीआई और 2 पाई दिए जाएंगे, जिसमें क्या होंगे, 5-5 सवाल होंगे। तो इस तरह से 20 सवाल आपको सॉल्व करने होंगे। कैसे? पहला कह रहा है कि पहले में 81 से 85 तक प्रश्न दिए हैं। रेखा आलेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। रेखा आलेख वर्ष 2010 से 2015 तक दो ऑटोमोबाइल कंपनियां ए और बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या जो हजारों को निरूपित करता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को तथा वाई अक्ष हजारों में वाहनों की संख्या को निरूपित करता है। यहाँ दिखाया गया है कि डेटा केवल गणितीय आभास के लिए है, यह देश के वास्तविक आंकड़ों को निरूपित नहीं करता। केवल और केवल क्या करा गया है इसने? केवल और केवल सवालों को बस एक डाटा प्रस्तुत कर दिया है, और उसी के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालने हैं। ये कह सकते हैं कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा। और देखो, ये इसने डाटा दिया है, ये आप ध्यान रखना, ये जो चिन्ह बने हुए हैं ये वाला, ये ए को निरूपित करता है, और ये जो गोल वाला है ये किसको निरूपित कर रहा है? आपका बी को। अब आप देखो, वो कह रहा है कि वर्ष 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या, 2011 से 2014 तक, ये आप ध्यान रखना। ठीक। फिर संख्या में 2009 में कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई है। तो कंपनी ने वर्ष 2009 में कितने वाहनों का निर्माण किया था? देखो इसे कैसे करेंगे। पहले तो आप 2011 से 2014 तक के दौरान का बी द्वारा निर्मित वाहनों का औसत निकालो। देखो 2011, बी का मान क्या है? बी क्या है? ये आपका गोल वाला। तो 2011 को ऐसे देखो आप, 2011 में पहला क्या है मान? 270 प्लस 2011 में 12 में कितना है? 250 प्लस 250, और फिर आपका है 13 में कितना है? 289। और देखो आप इन्हें यहीं जोड़ सकते हैं, मैं आपको केवल यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। 2014 में कितना है? 300, और बटे कितना? औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। संख्याएं कितनी बनी? 4। जब आप ऊपर की संख्याओं को जोड़ोगे तो ये आपका कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 1119, और बटे कितना बनेगा? 4। तो आंसर कितना निकलेगा? ये आपका 279.75 का आंसर निकलेगा। ठीक। अब इसे यहीं रोको जरा। अब कह रहा है आगे, वो कह रहा है कि 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या में 2024 की तुलना में वृद्धि हुई है। मान लो यहाँ पर कंपनी ए ने, कंपनी जो ए है 2009 में कितनी वृद्धि कितनी थी? वो 100 थी। तो वृद्धि किससे वृद्धि होगी तो कितनी होगी? वो 124 होगी। तो वृद्धि होकर वो कह रहा है कि 24% की वृद्धि हुई है। जब 24% की वृद्धि होगी तो कितनी बनी? 124। अब ये 124 ही आपका किसके बराबर है? 124 ही आपका 279.75 के बराबर है। तो एक की वैल्यू आप निकाल लो, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 279.75, और बटे कितना? 124। और अब कह रहा है कि 100 की कितनी होगी? तो 100 की आप गुणा लगा लो। तो जब 100 की गुणा लगाओगे तो ये जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो दशमलव से इसका दशमलव हटा लो, कितना होगा? जब आप इसे सॉल्व करके लेकर आओगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 225.6। इसलिए आंसर क्या लाएंगे आप? बी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2011, 12, 14, 15 में ए और बी कंपनियों के वाहनों की औसत संख्या के बीच क्या अंतर है? देखो, ए का अलग निकाल लो, बी का अलग निकाल लो। तो जब हम ए का अलग निकालेंगे, देखो ए ने, ए का जो है, ए का क्या है? ए का ये, ए को देखो जरा, 2000 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 से। तो 10 में देखो कितना आ रहा है? तो 10 का कितना है जो आप देख रहे हैं? 360। उसी तरीके से आप इन्हें जोड़ोगे, 270, ओ सॉरी 307, फिर है आपका 12, ये नहीं जोड़ेंगे आप, 12 दिया है, 12 में आपका 250, और फिर आपका 14, 14 आपका ये है, तो 310। इसी तरीके से आप जोड़ोगे, जब इन्हें आप जोड़कर लाओगे तो ये हो जाएगा आपका 307 प्लस 250 प्लस आपका 310, और प्लस आपका 416। कितने बन गए? 4। तो 4 से इसे भाग देंगे, तो जब इसे 4 से भाग देंगे तो जोड़कर जो निकलेगा ये आपका, ये आएगा आपका 1283 बटे 4। तो आंसर कितना देगा? ये 320.75। अब ये आपका आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसका औसत निकाला, अब बी का औसत निकालो। तो जब बी का औसत निकालोगे तो बी में क्या क्या आएगा? देखो 2010 में बी कितना है? 260। ऐसे ही जो आपका बी है वो कितना है अगले? 2012 में देखो, 2012 में 224, 224, और फिर है आपका 14, 14 में आपका 266, 266। ठीक है। और जरा इसे आगे देखो, फिर मिलेगा आपको 2016 में आपका 348, और फिर से आप इसे क्या करोगे? भाग दोगे किससे? 4 से। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 1098 बटे 4।
अब जो निकल कर आएगा, निष्कर्ष निकलेगा निकलेगा 274.5। अब देखो इन दोनों का अंतर ले लो, तो 320.75 माइनस 274.5, कह रहा है कि अंतर ही तो बताना दोनों का, तो दोनों में अंतर जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 46.25 का अंतर। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा आपका, एक। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 2010 से 2015 के दौरान कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत मूल्य कंपनी बी द्वारा निर्मित औसत मूल्य का कितने प्रतिशत है। 2010 से 2015 के दौरान, इसका मतलब क्या है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा जोड़ करना पड़ेगा। देखो जोड़ तो करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता आपको नहीं दिखाई देता। तो पहले आप 2010 से यहाँ से लेकर और यहाँ तक जोड़ लो। जैसे आप दे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यदि आप किसका जोड़ोगे, पहले ए का जोड़ लो। ए का जो है ये है आपका ए, तो ये क्या है आपका 260, 260, 218 प्लस 224 प्लस, आप यहीं जोड़ लेना इनको, ग्राफ पर ही 200 प्लस 200 आपका 66 और प्लस आपका 338, और बटे कितना लगेगा, कितनी संख्या है भाई, 1 2 3 4 5 और 6, 6 से भाग दे दो। जब आप इसे 6 से भाग दे रहे होगे तो इसे जुड़ के जो आएगा 1495/6। ये आप इसका पहला आंसर निकलेगा। अब जरा ऐसे दूसरे को देख लो, दूसरे को जोड़ेंगे तो कितना, बी बराबर कितना आएगा निकल कर, 307 प्लस 270 प्लस 250 प्लस 289 प्लस 310 और प्लस आपका 416, बटे किससे देंगे भाग, 6 से। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1842/6, जोड़ कर देख लेना। अब कह रहा है, तो ये कहता है कि कितने प्रतिशत है। जब ये कितने प्रतिशत होगा तो देखो कितने प्रतिशत होगा, 1495 बटे जिसका निकालना है उसको ऊपर रख लो, 1495/6, और नीचे लाएंगे इसको कितना, 1842/6 और गुणा कितने के लगाएंगे, तो 6 से तो एक 6 यहीं खत्म हो जाएगा। तो जो आपका आंसर निकलेगा यहाँ पर वो निकलेगा, लगभग आएगा 81 पॉइंट, जो आएगा आपका 2-3 के आसपास है। तो आप इसमें आंसर मैच करा लो कितना आएगा, तो 81 पॉइंट आपका ये। वो सवाल थोड़े से टफ जरूर है लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, 2011 से 2012 तक कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या, 2014 से 2015 तक बी कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या का अनुपात बताना। पहले तो 2011 से 12 तक की ए कंपनी की जोड़ो, तो ए कंपनी का क्या है ये, तो ये है आपका, ये आपका 11 2218 और प्लस कितना 224, और जब आप इन्हें जोड़ोगे तो भाग्य से दोगे इतने, तो 8 4 कितने हो गए 12, 2 और 1 3, अरे 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4, 442/2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम, तो ये आपका 221 तो इसका बन गया। अब कह रहा है 2014 से 2015, तो बी का निकालो, 14 ये रहा आपका और 15 ये रहा, तो 310 प्लस 416। जब 310 प्लस कितना करेंगे, 416 करेंगे, तो फिर आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा, इसे इसे भाग दे दो। कैसे देंगे देखो, जोड़ लो, 6 एक और 1 2 और 4 3 700, ये बटा 2 तिया 6, और यहाँ बचेगा आपका 2 छिक्का 12, और ये आपका हो जाएगा जी 2 तिया 6, तो 363 बनेगा। जब ये 363 बनेगा और ऊपर कितना बनना है 221, और अनुपात कितना 363, ये अनुपात बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक हो गई। तो वो कैसे, देखो आंसर तो हमारा इतना ही बनने वाला है, कटेगा तो है नहीं है, इतना ही आएगा आपका आंसर, इसमें मैच नहीं करता। इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई है आपको, जैसे 221 और 313 वाला, ये वाला जो, ये हो सकता है कि यहाँ पर इसने कुछ डेटा में मिस मिस्टेक हुई हो, तो आंसर इसका इतना ही बनेगा, कोई नहीं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि 2015 कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या उसी वर्ष कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का कितने प्रतिशत कम है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कंपनी ए में 2015 में, तो कंपनी ए ये है आपकी और 2015 ये है, तो ये आपका 348। फिर कह रहा है कंपनी बी में निर्मित वाहनों की संख्या उसी वर्ष में। अब देखो कंपनी बी में निर्मित कितनी हुई है, दो 416, तो कितने प्रतिशत कम है, कैसे निकालेंगे, अंतर ले लो इनका। जब आप अंतर लोगे तो 16 में से 8 गए 8, 10 में से 4 के कितना बनेगा 6, तो 68 आपका क्या आ रहा है कम, 68 को प्रतिशत में बदलो, कितने पर निकालना है 416 पे, और गुणा कितनी, आपका प्रतिशत बनाने के लिए 100, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपका लगभग जो लेकर आएगा 16.3% लेकर आएगा, तो आंसर क्या बनेगा सी। नेक्स्ट आपका शुरू स्टार्ट हो जाता है 86 से 90 तक, तीन कंपनियां ए बी सी की वर्ष 1993 से 1999 के बीच की गई बिक्री को निम्न चित्र से दर्शाया गया है। अब देखो यहाँ पर कंपनी को कैसे पहचानो, कंपनी ए जो है वो इस इंडिकेशन को दिखाया गया है, कंपनी का बी का ये, कंपनी सी का जो है ये इंडिकेशन है, कंपनी बी का सॉरी,
और ये कंपनी सी का इंडिकेशन ट्रायंगल है आपका। तो इस आधार पर आपको क्या करने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे सवाल नंबर आपका 86। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि 1993 में तीनों कंपनी की औसत बिक्री, 1998 में औसत बिक्री के बीच क्या अंतर रहा। फिर से वही क्या करना पड़ेगा आपको कि 1993 में तीनों कंपनी को जोड़ लो। कौन सी 1993 की कंडीशन, ये वाली। अब आप देखो यहाँ से, देखो ये कितना बनना है 30, 30 प्लस ये कितना बनना है आपका 60 प्लस, और ये कितना बनना है जी आपका 80। तीनों को जोड़ दिया हमने, 3 रहेगा तो कितना बनेगा, 6 और 3 9, और 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 170 बटे कितना, तो ये आपकी औसत आ जाएगा निकल कर। ठीक है, इतना तो हमारा 170/3 ही आ गया। अब कह रहा है कि बिक्री 1998 में औसत बिक्री, और 1998 आपका ये वाला। अब यहाँ देखो ये जो है ये किस पे डिनोट कर रहा है आपका 50 पर, तो ये 50 पर आ रहा है। इस तरह से हमारा क्या बनेगा 50, और ये जो है ये किस लाइन पर है, ये आपका लाइन पर है 80 पर, 50 प्लस 80, और ये जो है आपका ये लाइन पर है आपका 90 बटे कितना, औसत निकालना है 3, तो 8 5 13, और 13 9 कितना हो जाएगा 22, 220 बटे आपका पी। अब आपको क्या करना है इन दोनों में, इन दोनों में आपको, सॉरी गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं, 9 8 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22 ही होगा। एक सेकंड जरा फिर से चेक कर लेते हैं। देखो 50 80 और ये 100 आएगा, ये जो निकल रहा है ना ये निकल 100 का है, सॉरी 100, तो ये हो जाएगा 223। अब देखो इनमें कह रहा है कि इनकी बिक्री में क्या अंतर है, तो दोनों को घटा लो भाई, 230/3 और माइनस 170 और बटे 3। जब हर समान होते हैं तो ऐसे ही घटा दो, तो 230 में से घटा दो, 13 में से 7 के कितना बचेगा 6, एक 60/3, तो आंसर कितना बनेगा 20। तो जो अंतर बनना है वो कितना बनना है, वो आपका सी बनेगा। नेक्स्ट, किस वर्ष में कंपनी ए और बी की बिक्री के बीच में अंतर न्यूनतम था। अब देखो अंतर न्यूनतम था, ये आपको देखना पड़ेगा। ये क्या है, ये पूछ रहा है ए और बी। यहाँ देखो ए और बी, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो यहाँ कितना है 30 और यहाँ कितना है 60, तो अंतर कितने का है 30 का। जरा इसे देखो, यदि हम इसे देखें तो इसका जो अंतर बनना है वो ये है आपकी ए, ये है। यहाँ कितना है आपका जी 60, और यहाँ कितना बनना है 90, तो यहाँ भी अंतर कितना है 30 का। अब जरा इसे देखो, 95 में ये कितना है आपका 40, ये वाला, और ये जो ऊपर जा रहा है ये 120, 140 और 120 में अंतर कितने का बनेगा 80 का। अब वो न्यूनतम अंतर की बात कर रहा है, चलो देख लेते हैं आगे भी। 96 को देखो, तो ये है आपका कितना 70, और ये है आपका कितना 90, तो अंतर कितने का 20 का। अब 97 में देख लेते हैं जी। 97, अब ये देखो ऐसे चेक ना करो, ऐसे चेक करोगे तो बहुत सारा सवाल लगेगा। आप ऑप्शन से चेक करो जरा से। 1994 में देखो कितना बना, 1994 में बना था हमारा 30। अब 1995 में देखो कितना बना, 1995 बना था 80, और यदि हम 1996 में देखें तो कितना बना था 20, और यदि 1997 को और चेक कर लो बस। 1997 को जब हम चेक करेंगे तो ये बनना है हमारा कितना 90, और ये 1900 ये बनेगा आपका कितना 60, तो कितना बनेगा आपका 30। 90 और 60 30, तो इसका मतलब सबसे न्यूनतम अंतर कितना बनना है आपका, ये 20 का अंतर बनना है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, 20 अंतर किसमें बनना 1996, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका सी। नेक्स्ट, अब कह रहा है कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री से लगभग कितने प्रतिशत है। अब आपको फिर से वही सब कुछ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ कर लाओगे वो देखो जरा, तो वो कैसे जोड़ते हैं। पहले तो आप किसको जोड़ोगे, कंपनी बी की सालाना बिक्री की औसत। देखो कंपनी बी क्या है, ये वाली, ये वाली। अब देखो शुरू में देखो, पूरे में जो कंपनी बी है 1993 में क्या है आपका कितना है 60, तो 60 आपका प्लस, फिर क्या है 1994 में कितना है बी द्वारा 90, फिर आपका 94 में कितना है 120, 120, और फिर आपका 96 में कितना बनना है, 96 में बनेगा जी आपका जो बनेगा 90, और फिर 97 में देखो, 97 में बनेगा आपका 80 और 60, और प्लस 98 में बनेगा आपका 80, और 99 में बनेगा आपका 100, और बटे कितना, कितने हैं टोटल 7। तो जो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा 600/7, या फिर जब इसे भाग दे दोगे तो ये बनेगा 85/7, लगभग इतना बनेगा। अब सी को देखो, तो सी में क्या है त्रिभुज बना हुआ है, तो सी को निकालो। तो सी आपका पहला बनेगा ये, तो ये कितना आएगा 80 सी में। फिर क्या आएगा, ये आपका 94 में आएगा ये त्रिभुज, तो ये आएगा आपका 40,
95 में त्रिभुज यहाँ है तो आपका बनेगा कितना 60। और 96 में आपका त्रिभुज है यहाँ पर आपका, तो ये बनेगा आपका फिर से 60। 97 में त्रिभुज यहाँ है तो ये बनेगा आपका कितना 80। 80 प्लस आपका फिर से आगे बढ़ो, ये बनेगा आपका 100। और ये अगला जो बनेगा वो बनेगा आपका 140। फिर से बटे कितना करोगे 7। और जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 560 बटे 7, तो ये बनेगा 80। अब जरा इसका औसत निकाल लो। औसत कितना निकालोगे 80 बटे किससे, देखो सी की औसत सालाना, सी से निकालना है आपको। तो सी का मान कितना निकाला है आपने, सी का मान निकाला है जो आपका निकला है कितना सी। तो सी से ही आपको ऐसे सेट कर लो। तो 80 बटे 85.7 और प्रतिशत बनाने के लिए 100, तो कितना बनेगा 93, लगभग इतना आएगा। तो 93 के आसपास का आंसर क्या है डी। इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका डी। नेक्स्ट 89 देखो, 89, 89 कह रहा है कि कंपनी बी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष हुई। देखो अधिकतम प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे भाई अधिकतम प्रतिशत वृद्धि में, पहले तो ये देखो कि निकालते कैसे हैं। देखो कंपनी में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं पिछली को देखते हुए। जैसे वो ऑप्शन देखो जरा 94 देखो इसका, तो 94 में आपका क्या है, कंपनी बी की बात कर रहा है तो बी है आपकी ये वाली। तो बी 94 का ऑप्शन देखेंगे तो 94 देखें तो ये है बी। बी कितना है 90। ठीक। अब इससे पहले इस बी को कितना लाभ हुआ था 60 का। तो 90 माइनस 60 बटे कितना, किस पे निकाल रहे हो आप भाई, जब हम इसे निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, पिछले वाले पे निकालते हैं। तो 30 बटे कितना हो जाएगा 60, और गुणा कितनी 100, 30 दूनी 60, ये आपका 50% का लाभ। जरा इसे देखो 95 को, 95 में कितना लाभ हो रहा है इसे 120 का। लेकिन पिछले साल कितना हुआ 90 का। तो माइनस 90 कर लो बटे कितना 90। तो जब इसे घटाओगे तो कितना बनेगा 30, और बटे कितना हो जाएगा 90। अब देखो 30 दिया कितने होते हैं 90, इसका मतलब 100/3, ये तो और भी कम जा रहा है, इसे यहीं छोड़ दो। तो 1998 को देखो, 1998 को कैसे निकालोगे, ये आपका बी का है तो ये है आपका कितना 80, और माइनस, और पिछले साल कितना हुआ है 98 97 में, 97 में हुआ है 60। तो ये आ जाएगा आपका बटे कितना 60। तो कितना बनेगा 20 में से 80 में से 60 घटा लो तो कितना बनेगा 20/60, तो 20/3। इसका मतलब क्या बनेगा 100/3, ये भी नहीं आने का तो इसे भी हटाओ यहाँ से। अब 99 पाओ, तो 99 में कितना है ये, 99 में है ये आपका 100। जब 100 में से कितना घटाओगे पीछे वाले को 98, 98 में कितना 80। और जब 80 घटाओगे 100 में से तो कितना बनने वाला है 20, तो 20 चौके 80, तो और भी छोटा हो जाएगा, घटाओ उसको भी यहाँ से। तो ये क्या बनेगा आपका ए बनेगा। भाई ऑप्शन चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि वर्ष 1996 में कंपनी सी की बिक्री, सी क्या है हमारे पास त्रिभुज वाली, 1996 में सी की बिक्री ये वाली, इसका मतलब कितनी बिक्री हो रही है 60। और वर्ष 1998 में कंपनी बी की बिक्री का अंतर क्या है। 1998 में बी, बी है आपके पास ये, और 98 में बी है आपके पास ये 80 है। 80 का घटा लो, 80 का अंतर ले लो तो कितना बनेगा 20 का। तो आंसर क्या बनेगा आपका आंसर बी। नेक्स्ट फिर से देखो, ये डीआई का हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन का हो गया। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पढ़ लो, तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। 2018 के पहले 6 महीने के दौरान ए बी सी डी और ई डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या प्रदर्शित की गई है। चलो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं सवालों, निकालो जरा। वो कहता है सवाल नंबर 91 कि फरवरी अप्रैल मई में डीलर सी द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या, यहीं रोक लो जरा इसको, और जनवरी में डीलर ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से एक्स अधिक है तो एक्स का मान कितना होगा। कैसे निकालेंगे देखो जरा भाई, पहले तो हमें ये निकालो कि फरवरी अप्रैल और मई में सी डीलर द्वारा कितनी बेची गई हैं। इसका मतलब सी है आपका ये वाला फरवरी, ये वाला फरवरी अप्रैल और आपका मई, फरवरी अप्रैल और मई में इन्हें जोड़ लो जरा। इसका मतलब क्या जोड़ोगे 635 प्लस 540 प्लस 625, इन्हें जोड़ लो और बटे किससे, बेचे गई कारों की औसत संख्या। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये बनेगा जोड़कर 1800/3, तो 3×18, तो औसत संख्या कितनी आएगी निकल कर 600। देखो अब कह रहा है कि जनवरी में डीलर ई द्वारा, तो जनवरी क्या है आपकी ये वाली, डीलर है आपका ये 548 और प्लस कितना एक्स, मान लिया हमने एक्स। अभी मिलकर कितनी जोड़ रहा है ये 600। एक्स का मान कैसे निकालोगे 600 माइनस 548, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा निकल कर पावर। तो आंसर भी क्या बनेगा बी। अब कह रहा है अप्रैल में डीलर बी और ई द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का 80%,
देखो अप्रैल में डीलर बी और ई, ये है आपका अप्रैल, डीलर बी ये है आपका 580, और ई, ई है आपका ये वाला 740, तो दोनों को जोड़ लो। तो 0 8 4 12, 7 5 12 1 13, तो ये आपका कितना बन गया 1320। और तो 1320 का कितना बेचा उसने 80%, तो 1320 का 80% निकाल दो, बटे कितना हो गया 100। जब आप इसे निकालोगे तो गुणा लगा लो इसकी, ये जीरो से जीरो ये खत्म हो जाएगा, तो 132 गुणा 8, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 8 या 24 और 1 25, 8 एकम 8 और 2 10, तो 1000 जो 56 आया हमारा। अब आगे बढ़ जाओ जरा, कह रहा है कि फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा, फरवरी है आपका और डीलर सी है आपके ये, और डी है आपके ये, डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, जरा जोड़ो इनको। भाई ये आपका 642 और प्लस आपका है, सॉरी, ये आपके बी सी और डी, तो सी और डी आएंगे, ये जाएगा आपका 635 प्लस 645, जब आप जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 8, 6 6 1280 आ जाएगा। अब देखो अंतर ले लो, तो ये 1280 माइनस कितना 1056, इससे कम है। वो कह रहा है कि बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो किससे कम पूछ रहा है वो, इससे पूछ रहा है 1280 से। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करोगे 100। अब आप इसे सॉल्व कर लो, जब आप इसे सॉल्व करोगे घटाओगे तो कितना बनेगा 224 और बटे 1280, और गुणा लगेगी कितने की 100। जब आप इसे सॉल्व करके लाओगे तो जीरो से तो जीरो खत्म हो जाएगा, बाकी इसे काट कर देख लेना, तो आंसर क्या बनेगा 17.5 का आपका इसमें आंसर बनेगा, इसलिए ए। नेक्स्ट, यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने ही प्रतिशत बढ़ी जितनी 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी, तो जुलाई 2018 में डीलर द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है। तो देखो इसे कैसे निकालोगे, भाई पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जुलाई में 2018 में कितनी कारों बेची गई। देखो जुलाई ये है आपका मान है, अब यहाँ पर देखो जुलाई का हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, कहाँ तक है हमारे पास डेटा, जून तक का। अब इसे कैसे निकालोगे, देखो वो अब यहाँ से पकड़ो इस सवाल को, कह रहा है कि जुलाई 2018 में डी द्वारा बिक्री की उतनी ही प्रतिशत बढ़ी है जितनी 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। देखो 2018 में जरा देखो कितनी बढ़ी है, जब 2018 में देखें, 2018 में जून में देखो जरा क्या है हमारे पास डी, तो ये है, तो कितनी बढ़ी है हमारी, कितनी थी हमारी 780, ये हमारे पास 780 बढ़ी। अब पिछले महीने की तुलना, तो पिछले महीने की तुलना किससे करोगे, किससे, कितनी है पिछले महीने की तुलना 600, जो पिछला महीना है उसमें कितने थे हमारे पास, पिछले महीने में 600 थे, तो कितनी बढ़ गई 780 माइनस 600, कितना बनेगा जब 780 और जी माइनस 600 करोगे तो ये बनेगा आपका 180, और जब 180 को निकालो जरा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 600 पर, और गुणा कितने की 100, छतिया 18, कितना बना 30% की वृद्धि हुई है। तो जरा 30% की वृद्धि निकाल दो, 180 तो है ही हमारे पास, और 180 बटे कितना करोगे 600, ओ सॉरी, जब आप इसमें 30% की निकालोगे तो 80 का कितना, 780 का कितना निकालोगे, 780 का 130 निकालोगे, क्योंकि 30% की वृद्धि हो रही है, और बटे कितना 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएंगे, 13 अट्ठे कितने होते हैं 104, 104 और 13 सत्ते 91 और 10 101, तो ये आपका कुछ आंसर बनेगा 1014। नेक्स्ट सवाल, अब कहता है कि जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या में क्या अनुपात बनेगा। अब देखो अनुपात बना लेते हैं, पहले तो आप ये देखो कि जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा, बी है हमारे पास ये, और जो जनवरी आपकी, जनवरी है आपकी ये वाली, जनवरी के बाद में है अप्रैल, अप्रैल के बाद में है जून, तो जोड़ लो इनको, 600 प्लस 580 और प्लस 620, तो जीरो, 8 और 2 10, 6 5 11, 11 8 6 17 और 1 18, 1800 रुपये बनेगी। जब 1800 रुपये बनेगी, अब आगे देखो, अब क्या रहा है आगे कि मार्च में, मार्च है बेची गई कुल संख्या मार्च में डीलर ए और डी द्वारा, मार्च ये है हमारा, और ए कितनी बेच रहा है 628, देखो, और डी, डी कितनी बेच रहा है आपका मार्च में 722, दोनों को जोड़, 8 और 2 10, 2 और 2 4 और 1 5, 7 6 13। अब इनका आप क्या अनुपात नहीं बना सकते, अनुपात कैसे बनाओगे 1800 अनुपात 1350, अनुपात में कॉमन को हटा दो यहाँ से, तो क्या बचेगा 5 से काट दो, तो ये जो बनेगा आपका 5 या 15 और 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 से काट दो, 9 चौके 36, 9 तीस 27, तो 4 3 का अनुपात निकल जाएगा। नेक्स्ट,
कह रहा है कि मार्च माह में सभी डीलरों द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है? तो मार्च माह में इनको जोड़ लो आप सबको। जब आप इनको जोड़ोगे, तो जब मार्च माह की आप संख्याओं को जोड़कर लेकर आओगे, तो जैसे आप निकालोगे तो ये आप इन्हें जोड़ लेना सबको, इस सबको जोड़ लेना। और फिर जब इस सबको जोड़ोगे और किससे भाग दे दोगे? 5 से। जैसे मान लो 3345 आया जोड़कर और भाग दिया हमने इसे 5 से, तो कितना बनेगा? 669। तो यही आपका क्या बनेगा? आंसर। औसत पूछ रहा है, औसत निकाल दिया हमने। नेक्स्ट सवाल। अगला है 96 से 100। 5 अलग अलग कॉलेजों में विभिन्न विद्यार्थियों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया है। तो तालिका का अध्ययन करें और कहता है कि उत्तर दीजिए। जैसे अभी कह रहा है, देखो कुल छात्र इतने हैं, विज्ञान में इतने हैं, अर्थशास्त्र में इतने हैं और गणित में इतने हैं, और टोटल जो छात्र बनने हैं वो 8000 है। सेम कंडीशन आगे तक बढ़ी है, कॉलेज ए बी सी और डी में। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि कॉलेज बी अर्थशास्त्र के विषय, कॉलेज बी में अर्थशास्त्र के विषय कितने हैं? 40। ठीक। विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज सी के विज्ञान, कॉलेज सी में जो है आपका विज्ञान, विज्ञान में कितने हैं आपके? 45। ठीक। विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? का लगभग। देखो कैसे निकालोगे भाई, क्या लगभग कितने प्रतिशत कैसे निकालोगे? पहले तो देखो इसका, देखो कितने हैं, ये टोटल कितने हैं वहां पर? 10,000। 10,000 में भी 40% क्या है? अर्थशास्त्र के व्यक्ति हैं। तो जरा इसका 10,000 का क्या निकालोगे? 40% निकालो। तो जब 10,000 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा? 4,000। ये आपका बनेगा। और फिर आप क्या करोगे? अब यहाँ पर देखो 15,000 का, दूसरे में 15,000 का क्या निकालोगे? 45%। और बटे कितना करोगे? 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म। और जब आप इसकी गुणा लगाओगे तो ये आएगा निकल कर 6,750। अब कह रहा है कि अंक कितना है, तो कुछ 4,000 बटे कितना निकालोगे? 4,000 बटे 600, 6,750 और गुणा कितने की? 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग निकालेगा 59%। भाग करके देख लेना। नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि यदि सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया जाए तो कॉलेज ई को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? देखो कैसे निकालेंगे केंद्रीय कोण? देखो सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ लो जरा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 8,000, 10,000, 15,000, 9,000 और 11,000। यदि आप इनको सबको जोड़ें तो कितना निकलेगा? 4,500। सबको जोड़ लो, इनको आप सबको जोड़कर रखोगे यहाँ पर। फिर कहता है कॉलेज ई के सभी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखो कॉलेज ई में सभी विद्यार्थी कितने हैं? कॉलेज ई में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है आपकी 11,000। ठीक। तो 11,000 है आपके पास संख्या। तो ये जो देखो जब सर्किल बनेगा, पाई चार्ट में हम ऐसे दर्शाएंगे, तो सर्किल जो होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 का। 360 में हमें किसको समाहित करना है? इस 53,000 को। इसका मतलब क्या है कि 53,000 ही आपका किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। और एक बच्चे की यदि हम एक को दर्शाएं तो कितने को दर्शाएंगे? 360 बटे आपका 53,000। अब आगे कहता है, आगे क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है कि केंद्रीय कोण बताना है किसका? ई का। और इसे प्रतिशत बनाने के लिए किससे भाग दे दो? यदि सॉरी, अब देखो ई का मान कितना है? 11,000। तो इसे 11,000 से दे दो। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे 3 जीरो से, आपकी 3 जीरो तो ये कट जाएंगे। तो बचा कितना? 360 गुणा 11 और बटे आपको। और जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो ये जो आंसर देगा निकाल कर, ये आएगा आपका 75 डिग्री। आंसर बनेगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल। अब बताओ कि पूरे कोई निकाल लो। हाल में कहता है सभी कॉलेजों के विज्ञान विषय के कुल विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों के विषय की, तो ये तो बड़ा वो कह रहा है विज्ञान विषय। विज्ञान है आपका ये। ए में 25 है, बी में 35 है, सी में 45 है, डी में इतने हैं और ई में इतने हैं। इसका मतलब क्या है? पहले आपको क्या निकालना है? देखो ए में कितने? 8,000। 8,000 का कितना निकालोगे? 25% और बटे कितना करोगे? 100। तो ये जो बनेगा आपका 200 बनेगा। 200, सॉरी 2,000 बनेगा। और उसके बाद में आप इसका निकालोगे 10,000 का कितना? 35% और बटे कितना करोगे? 100। जब 10,000 का 35% निकालोगे तो कितना बनेगा? 3500। उसी प्रकार आप 15,000 का 45% निकालोगे, 15,000 का 45% बटे 100। जब आप 15,000 का 45% निकाल रहे होगे, 45, 35 तो हमारा निकल गया, 45, हाँ 45 निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 6,750। पीछे भी निकाल चुके हैं इसे तो हम। और उसके बाद में आप 9,000 का कितना निकालोगे? 28%। 28% निकालोगे जब 9,000 का, तो ये बनेगा आपका 2520। और फिर कह रहा है ई का। ई में विज्ञान विषयों की संख्या जो आप क्या निकालोगे? 11,000 का कितना? 35% निकालोगे और बटे बन जाएगा आपका 100। तो ये जो निकलेगा ये होगा आपका 3,850। ठीक। अब इन सभी को जोड़ो। जब आप इन सभी को जोड़ोगे
तो जो जोड़ निकलेगा वो निकलेगा 18,620। और औसत बनाने के लिए किससे भाग दोगे इसे? 5 से। आंसर क्या निकलेगा इसका? 3724। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट। फिर कहता है कॉलेज ए और सी के लिए कुल गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? कुल कॉलेज ए और सी के लिए निकालना है हमें। और जब हम कॉलेज ए और सी के लिए निकालेंगे, देखो कॉलेज ए, और वो भी किसके विषय? गणित। कॉलेज ए में ये है आपका, और गणित विषय क्या है आपका? 40। तो 8,000 का आप 40% निकाल लो। 8,000 का 40%, कितना बनेगा? जब 8,000 का 40% निकालोगे तो 3200 आएगा। उसके बाद में सी का निकाल लो। भाई सी में कितने हैं? 35। और हैं कितने टोटल? 15,000। तो 15,000 का कितना? 35% निकालिए। 15,000 का 35% निकालोगे तो ये आएगा 5250। अब कहता है कि ए और बी में कितने हैं? जोड़ लो। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, प्लस कर लो इनको, तो जब प्लस करोगे तो ये बनेगा आपका 8,450। अब कहता है आपसे, जब 8,450 बना तो कह रहा है ए और सी में कुल का कितने प्रतिशत है? ये जो 8,450 आया है, ये इन दोनों का, ए और सी का। देखो 8,000 तो ये है और 15,000 ये है। 15 8 कितने हो गए? 23,000। तो 23,000 से आप क्या करोगे? इसे 23,000 से दे दो भाग, और गुणा बनेगी आपकी, गुणा लगेगी 100 की। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो ये लगभग 36.76 के पास से आएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका? नेक्स्ट। एक कॉलेज बी और सी के अर्थशास्त्र विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या, कॉलेज डी और ई के गणित के विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है? देखो अंतर कैसे निकालोगे? भाई बी और सी है, बी ये है, सी है। अर्थशास्त्र कौन है? शास्त्र ये है आपका, और ये है, ये है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी और सी को जोड़ लो। भाई बी और सी को कैसे जोड़ोगे? तो पहले तो 10,000 का 40% निकालोगे। तो 10,000 का 40% बटे कितना? 100। तो आंसर कितना बनेगा? 4,000। सीधा सा है। अब फिर आप इसका निकाल लो। इसका, इसका 15,000 का 20% निकाल लो। 15,000 का 20% बटे कितना? 100। तो आंसर कितना बनेगा? जब 15,000 का 20% निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 3,000। 15 दूनी 30। अब क्या हुआ? इन दोनों को जोड़ लो। तो 4 3 कितने हो गए? 7,000। ए और सी के अर्थशास्त्र के विषय के विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी। अब कह रहा है डी और ई के गणित विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो डी है ये, ई है ये, डी और ई के गणित गणित हैं आपके पास ये। तो पहले क्या निकालोगे? 9,000 का 30% निकालो बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो नौतिया कितना हो गया? 2700। ये बनेगा। और आप फिर निकालो 11,000 का 40% बटे कितना बनेगा? ये हो जाएगा 1100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, तो जीरो कितने बनेंगे? 2, और 11 चौक हो गए 44। और जब आप इनको दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 2700 और 4400 को जोड़ोगे तो 71 बनेगा। 71 मतलब 7100। ठीक। अब इनका आप अंतर नहीं ले सकते? देखो 7100 में से जब आप 7,000 घटाओगे तो कितना बनेगा? 100 बनेगा। ठीक। तो ये हो जाता है आपका सेट कंप्लीट। ठीक है। देखो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे लिंक है, ओ सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा फिसल रही है जीभ भी, कोई नहीं। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी। ठीक। आप इसे ज्वाइन करना ना भूलें, पीडीएफ आपको यहीं पर इसकी मिल जाएगी। और यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।